बाप की चौखट पर कुंवारी भाग 2। सागर कमरे में आया तो वो चुपचाप से मेरे पास आकर बैठ गया। न तो उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और न ही मुझे कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी क्योंकि वह उम्र में मुझे 3 साल छोटे थे और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे ये डर सता रहा था कहीं उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरे साथ न करा दें हो। दरअसल शादी से पहले मेरी और सागर की कोई मुलाकात न हो सकी थी। हमने एक दूसरे को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। जब कुछ देर तक सागर यूं ही चुप बैठे रहे तो मैं खुद ही अपना घूंघट उठा दिया। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया जब मुझे ये एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे यह शादी ज़बरदस्ती की है। मैंने तुरंत ही सागर का हाथ थामा और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी सेवा में गुजार दूंगी और उन्हें बहुत प्यार दूंगी। बस मुझे सिर्फ एक मौका दे दें। मेरी बात सुनकर सागर बहुत ही अजीब अंदाज से हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हें मौका देने की क्या ज़रूरत है? ये तो मेरी पहली सुहाग रात है। तुम तो पहले से ही एक अनुभवी औरत हो। सागर की बात सुनकर मैं पहले ही थोड़ा घबरा गई। फिर मुझे लगा कि शायद वो मुझे मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं क्योंकि मैं उम्र में उनसे बड़ी जो थी। मुझे लगा कि इसी वजह से मुझे अपना नहीं आ रहा है। लेकिन बात तो कुछ हो रही थी। फिर सागर ने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन को लॉगिन करने के बाद जैसे उन्होंने अपने फ़ोन को मेरे सामने रखा, जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई क्योंकि उसे मोबाइल में फ़ोन के स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। और जो मंजर नज़र आ रहा था उसे देखकर तो मेरे पहले थर-थर काँपने लगी थी। ये सोचकर कहीं मेरी ऐसी तस्वीर सागर के मोबाइल में किसने भेजी थी। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाई थी कि ये सब क्या था। मैंने हैरत और आंसू भरे नज़रें से सागर की तरफ देखा और आंसू भरे नज़र से सागर की तरफ देखा और पूछा कि यह क्या है। तो वो मुझे नफ़रत से देखने लगे और कहने लगे कि ये तो तुम मुझे बताओगी कि यह क्या है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि यह क्या है। तुम खुद देख लो कि ये तुम्हारी कैसी तस्वीर है और इसमें क्या नज़र आ रहा है। यह तस्वीर खुद चीख-चीख कर बता रही थी कि तुम तो पहले से ही इतना कहकर सागर ने नफ़रत से अपना मुंह फेर लिया था। वो कहने लगा कि अगर मैं शादी से पहले ये तस्वीर देख ली होती तो
मैं तुमसे शादी करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो ये सोचकर तुम्हें अपना बनाया था कि तुम एक कुंवारी और सीधी औरत हो जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और हम एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात ही तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। कम उम्र की लड़कियों की तरह मुझे शर्माना तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं नज़र झुकाकर बैठ गई थी क्योंकि सागर को लेकर मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात पैदा हो रहे थे। जैसे ही सागर कमरे में आया तो वो चुपचाप से मेरे पास आकर बैठ गया। ना तो उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही मुझे कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी क्योंकि वह उम्र में मुझसे 3 साल छोटे थे और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे ये डर सता रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरे साथ न करा दी हो। दरअसल शादी से पहले मेरी और सागर की कोई मुलाकात ना हो सकी थी। हमने एक दूसरे को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। जब कुछ देर तक सागर यूं ही चुप बैठे रहे तो मैं खुद ही अपना घूंघट उठा दिया। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया जब मुझे ये एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे यह शादी ज़बरदस्ती की है। मैंने तुरंत ही सागर का हाथ थामा और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की। मैं आपकी पूरी ज़िंदगी उनकी सेवा में गुजार दूंगी और उन्हें बहुत प्यार दूंगी। बस मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। मेरी बात सुनकर सागर बहुत ही अजीब अंदाज से हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हें मौका देने की क्या ज़रूरत है? ये तो मेरी पहली सुहाग रात है। तुम तो पहले से ही एक अनुभवी औरत हो। सागर की बात सुनकर मैं पहले ही थोड़ा घबरा गई। फिर मुझे लगा कि शायद वो मुझे मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं क्योंकि मैं उम्र में उनसे बड़ी जो थी। मुझे लगा कि इस वजह से मुझे अपना नहीं आ रहे थे, लेकिन बात तो कुछ हो रही थी। फिर सागर ने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन को लॉगिन करने के बाद जैसे उन्होंने अपने फ़ोन को मेरे सामने रखा, जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई क्योंकि उस मोबाइल में फ़ोन के स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी और जो मंजर नज़र आ रहा था उसे देखकर तो
मेरे पाले थर थर कांपने लगी थी। ये सोचकर कहीं मेरी ऐसी तस्वीर सागर के मोबाइल में किसने भेजी थी। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाई थी कि ये सब क्या था। मैंने हैरत और आंसू भरे नज़रें से सागर की तरफ देखा और पूछा कि यह क्या है। तो वो मुझे नफ़रत से देखने लगे और कहने लगे कि ये तो तुम मुझे बताओगी कि यह क्या है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि यह क्या है। तुम खुद देख लो कि ये तुम्हारी कैसी तस्वीर है और इसमें क्या नज़र आ रहा है। यह तस्वीर खुद चीख चीख कर बता रही थी कि तुम तो पहले से ही इतना कर सागर ने नफ़रत से अपना मुंह फेर लिया था। वो कहने लगा कि अगर मैं शादी से पहले ये तस्वीर देख ली होती तो मैं तुमसे शादी करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो ये सोचकर तुम्हें अपना बनाया था कि तुम एक कुंवारी और सीधी औरत हो जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और हम एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात ही तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखते ही मुझे पता चला कि तुम क्या हो और आज तो तुम ऐसे घूंघट डालकर बैठी जैसे शर्म और हया तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हो। अगर तुम पहले से ही ये सब कर चुकी थी तो फिर मुझे शादी क्यों की और खुद को कुंवार दिखने का ड्रामा क्यों किया। सागर के शब्दों ने मेरे होठों को सी दिया था और मैं चुपचाप उनके चेहरे को देख रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान साथ देने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर पहले जो एहसास और जज्बात मेरे दिल में थे वो सब खत्म हो गए थे और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सागर से क्या कहूँ। वो सारी बातें और वो सारे इशारे जो पिछले एक महीने में मैं अपने दिल दवाइयाँ बैठाई थी और आज वो मुझे सागर ने कहने थे वो सब कहीं खो गए थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आई थी। लेकिन जो भी था अब तो सब खत्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो सागर कभी मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते और इसी बात ने मेरी जान ही निकाल दी थी। कितनी मन्नतों के बाद
उम्र के इस पड़ाव में आकर मेरी शादी हुई थी और मैंने अपना घर परिवार पाया था। लेकिन शादी की पहली ही रात में सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आँखों से आंसू गिर रहे थे और मेरी तस्वीर अभी भी मेरे सामने खुली पड़ी थी, जिसमें मैं पूरी तरह मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली, क्योंकि इससे ज़्यादा है इस तस्वीर को नहीं देख सकती थी। मेरे सिर पर तो सातों आसमान गिर पड़े थे, क्योंकि सागर कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही धोखेबाज निकली। पता नहीं किस किस के साथ। मैं अपनी पूरी बात सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए, क्योंकि सागर के शब्द मेरे आत्मा को छलनी कर रहे थे। मेरी पिछली ज़िंदगी भी बहुत ही मुश्किल से गुजर रही थी और मुझे पहले भी पूरी उम्र कांटे ही मिले थे। मैं आंखें बंद करके अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, जहां मुझे एक पल का चैन भी नहीं मिलता था। और जब मैं चैन की सांस लेना सोचा था, तब भी सब खामोश हो गया था। मेरा नाम गंगा है और मैं पंजाब के पठानकोट की रहने वाली हूँ। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे और परिवार का प्यार करने वाले थे, लेकिन फिर भी किस्मत ने धोखा दे दिया था। जब मैं 5 साल की थी, तब मेरे पापा हमें दुनिया पर छोड़कर चले गए। मेरे पापा के गुजरते ही मेरे पापा के घर वालों ने मुझे और मेरी माँ को मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और माँ का कोई काम भी नहीं आता था, इसलिए अपना और मेरा पेट भरने के लिए उन्हें दोबारा शादी करनी पड़ी थी। माँ दूसरी शादी के बाद भी हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन किस्मत ने हमारी खुशी देखी नहीं जाती थी। छोटी सी उम्र में मुझ पर पूरे घर की और मेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। जब भाई को जन्म देते ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। पापा तो नौकरी पर चले गए होते थे। सुबह घर से निकलते तो शाम को ही वापस आते और मैं खुद 9 साल छोटे भाई का सहारा दिन संभालती रहती थी। ना तो मैं अपने बचपन देखा था और ना ही कभी किसी खिलौने से खेली थी। मुझे तो घर और भाई की जिम्मेदारी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जो मैं अपना बचपन खेलने में गुजारती, पापा ने मुझे कभी स्कूल भी नहीं भेजा था, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो घर का कौन देखता। इसलिए मैं स्कूल गई और अपना सारा ध्यान और प्यार अपने
भाई पर लगा दिया। मेरा छोटा भाई रमेश बहुत ही शरारती था। घर के कामकाज के साथ मुझे उस पर भी पूरी नज़र रखनी पड़ती थी। लेकिन अगर कभी मुझे ज़रा चोट हो जाती तो रमेश को कोई मामूली सी चोट भी लग जाती तो पापा मुझे बुरी तरह पीटने लगते थे। रमेश पापा का बहुत ही लाडला था। उसको अगर एक रोज़ भी आ जाती तो पापा की आँखों में आंसू आने लगते थे, जबकि मेरी बड़ी सी बड़ी तकलीफ़ भी पापा को नज़र नहीं आती थी। आती भी कैसी, मैं तो सौतेली थी जो थी, और रमेश तो उनका अपना खून था। कम उम्र में ही काम करने की वजह से मेरे हाथ जगह जगह से जल चुके थे, लेकिन पापा ने कभी भी मेरे जले हुए हाथों पर एक नज़र तक नहीं डाली थी और ना ही कभी मेरे दर्द को महसूस किया था। मैं बीमार होती या दुखी होती तो हमेशा किचन में छुपकर ही आंसू बहा लिया करती थी। रमेश को कभी कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करती तो पापा ने मेरी झूठ शिकायत कर देता और पापा फिर से मुझे डांटने और मारने लगते थे। जब उससे 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिले थे और उनको यहाँ किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो पापा ने उसका एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और वो अस्पताल में ही रहने लगा था और मैं पापा के साथ घर अकेली रहने लगी थी। रमेश के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उनके होने से ही मेरी ज़िंदगी में रौनक थी, लेकिन अब तो यह घर वीरान हो गया था। रमेश के जाने के बाद पापा मेरे करीब हो गए और अब तो उठने बैठने मुझे पूछने लगते थे और इस बात से मुझे बहुत खुश कर दिया। अक्सर पापा मेरे कमरे में चले जाते और घंटों मेरे साथ गुजारते और मुझे बहुत सी बातें करते। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रही थी, उनके रवैया में भी बदलाव आ रहे थे। मैं उनके बर्ताव में अपने लिए प्यार महसूस करने लगी थी और इस बदलाव ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी थी। रमेश को गए 5 साल होने वाले थे, लेकिन वो पलटकर वापस नहीं आया और पापा उसे बहुत पैसा भेजा करते थे। मैं जब भी पापा से कहती कि अब मुझे वापस बुला लो तो पापा इनकार कर देते थे। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 3 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।